Hi, this is Komal Chaudhary and I welcome to all at the YouTube channel GS365 and today's session is related to the current affairs। यानी कि आज हमारा सेशन करंट अफेयर्स का रहने वाला है, जहां हम कवर करेंगे देश और दुनिया की खबरें जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक, जिस तरीके से GS365 अपने प्रीवियस लेक्चर्स में न्यूज़ का एनालिसिस, फुल कवरेज, स्टैटिक पार्ट रिगार्डिंग द एग्ज़ाम कवर करते हैं, उसी तरीके से हम आज भी कवर करेंगे। ठीक, सो बिना देरी करते हुए हम अपनी न्यूज़ की तरफ चलेंगे। पहले देखेंगे आज का फर्स्ट न्यूज़ क्या है जो स्लाइड पे लगा हुआ है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लेक्चर लिटिल बिट थोड़ा स्ट्रेच हो जाता है, थोड़ा लंबा हो जाता है। सो आई रिक्वेस्ट कि आप पेशेंस के साथ पूरा लेक्चर लें ताकि आप पूरा तरीके से उसका प्रयोग कर पाएँ अपने एग्ज़ाम में। सो बिना देरी करते हुए हम बढ़ेंगे अपने फर्स्ट न्यूज़ की तरफ। और मेरा फर्स्ट न्यूज़ है कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग के लिए, इसके लिए समुद्री सुरक्षा सहयोग के लिए एक समझौता हुआ है। क्या समझौता हुआ है साहब, उसे हम देखेंगे क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो यह समझौता कब हुआ है? तो आज डेट है 2 तारीख, ये समझौता हुआ है 30 जुलाई को। कब हुआ है साहब? 30 जुलाई को यह समझौता हुआ है। किन किन के बीच हुआ है? तो यह समझौता भारत के जो तटरक्षक बल हैं, जिसे हम बोलते हैं आईसीजी, तो यह हुआ है इंडियन आईसीजी, भारतीय तटरक्षा बल वर्सेस यूएई तटरक्षा बल। उनका जो तटरक्षा बल है उसके मध्य यह हुआ है, जिसे वह बोलते हैं राष्ट्रीय कमान। यूएई राष्ट्रीय कमान, यह अपने तटरक्षक बल को बोलते हैं। यह कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है उससे संबंधित मीटिंग कहाँ पे हुई है? तो इस कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित जो मीटिंग हुई थी बेटा, वो हुई थी नई दिल्ली में। कहाँ पे हुई है? नई दिल्ली में। आप ये जो लोकेशन है वो याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन हो जाता है जब चीज़ें होती हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका, क्यों क्या किया गया है, उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना। किसको? समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए यह एमओयू साइन किया गया, यह समझौता साइन किया गया है। ठीक है, तो कौन सा इवेंट था, कौन सी मीटिंग थी? तो भारत और यूएई के बीच एक रक्षा सहयोग समिति की बैठक होती है। ठीक है, जिसका अब 30 जुलाई को 13वीं बैठक हुई थी ऑफिशियली, जिसमें यह डिसीजन लिया गया है कि क्या डिसीजन लिया गया है कि भारत और यूएई के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया है समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं भारत की तरफ से आईसीजी है, तो आईसीजी के चीफ कौन है अभी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आईसीजी के चीफ है परमेश शिवमणि जी। कौन है बेटा? परमेश शिवमणि जी। तो आईसीजी चीफ कौन है? जिसे बोला जाता है डीआईजी, महानिदेशक जिसे बोलते हैं हम, डीजीपी बोलते हैं शायद, सॉरी, है ना, महानिदेशक। और ये कौन है? परमेश शिवमणि। नाम याद रख सकते हैं, एग्जाम में पॉसिबिलिटी है बहुत ही नामात्र की है, ये आपसे आ जाए क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरीके से जो इनके प्रतिपक्ष थे, जो इनके समक्ष से मौदे वाले जो व्यक्ति थे, उनका नाम था कमांडर ब्रिगेडियर खालिद ओबैद शमसी। खालिद ओबैद शमसी। तो यूए के कौन थे? खालिद ओबैद शमसी। आप ये याद रखेंगे, बहुत ही कम संभावना है कि ये वाला क्वेश्चन, ये नाम से रिलेटेड क्वेश्चन आए, बट कॉन्टेक्स्ट के लिए हमने आपको बता दिया। ठीक है, क्लियर। तो भारत क्या कर रहा है? भारत अपनी जो भारत के मित्र देश हैं उनके तटरक्षक जो एजेंसियाँ हैं, भारत का हो गया तटरक्षक बल, यूएई का हो गया राष्ट्रीय कमान। ठीक है, ऐसे ही भारत ने यह एक 10वें साझेदार के रूप में साइन किया गया है। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने क्या होता है, समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, जो समुद्री संबंधित कानून होते हैं उनको लागू किया जाएगा सब तरीके से। ठीक है, सेकंड पॉइंट, जो प्रदूषण संबंधित समस्या है उसका भी हम क्या कर सकते हैं, दोनों देश मिलकर
एक संयुक्त कार्रवाई कर सकते हैं, और जो मैंने बताया इनको क्या कर सकते हैं, इजीली क्या कर सकते हैं, हम नियम कानूनों को लागू कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर पॉइंट है। आई होप आपको ये चीज़ पता चल गई, समझ में आया होगा। ठीक है, दूसरा क्या फ़ायदा हो सकता है, समुद्र सुरक्षा, तो होगी सुरक्षा की बात। अब क्या हो सकता है, पायरेसी हो गया समुद्र में, ठीक है, उसकी हमने बात कर ली, उसके लिए सुरक्षा के रूप में हमें फ़ायदा मिल सकता है। तो एक और पॉइंट लिख सकते हैं हम, समुद्री खोजों को बढ़ावा मिल सकता है। समुद्री खोज एवं अभियान, समुद्री खोज एवं अभियान को क्या मिलेगा बेटा, इनको भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक, जैसे कि, और हम बात कर सकते हैं और क्या फायदा हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने के लिए एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम समुद्र के रूप में, हम समुद्र की सुरक्षा के रूप में बहुत सारे फायदे हमें हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर पॉइंट। उसी दिशा में हमने ये कदम बढ़ाया है, उसी के लिए हमने ये तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा कि केंद्र ने लाभांश दावों और केवाईसी की सुविधा के लिए 100 दिवसीय अभियान शुरू किया है। 100 दिवसीय अभियान शुरू किया है, ये न्यूज़ है हमारी। इसे जानेंगे, इस क्या संबंध है इसका। तो अभी हाल फिलहाल में देखा है कि केंद्र सरकार ने केवाईसी की सुविधा के लिए एक अभियान जारी किया है। इस अभियान को अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक किसने शुरू किया है, तो इस अभियान को शुरू किया है IEPFA ने। किसने शुरू किया है, IEPFA। अब बात कुछ ही आ जाती है, सर ये क्या चीज़ है, एक नई चीज़ हमें सुनने को मिल रही है। तो यह एक अथॉरिटी है जो क्या करती है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, जो क्या करती है, इन्वेस्टर को गाइड करती है और उनके फंड का प्रोटेक्शन करती है। इसने स्टार्ट किया है लाभांश दावों और केवाईसी की सुविधा के लिए। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं कि जो लाभांश के दावे हैं उनको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, और जो केवाईसी है, नो योर कस्टमर, उसके लिए 100 दिवसीय अभियान, उस सुविधा को देने के लिए 100 दिवसीय अभियान शुरू किया है। ठीक है, क्लियर। इसका शीर्षक क्या है, इस अभियान का शीर्षक क्या है, तो जब कोई अभियान चलाता है उसका कोई पर्पज होता है, तो पर्पज क्या है, सक्षम निवेश। क्या पर्पज है, तो इसका क्या है, शीर्षक, तो शीर्षक है इसका सक्षम निवेश। ये आप याद रखेंगे, इस चीज को लेके क्वेश्चन आ सकता है, सक्षम निवेश को लेकर के। ठीक है, तो शीर्षक है सक्षम निवेश। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है ना, क्लियर है। दूसरा मुझे बताइए कि यह जो 100 दिवसीय अभियान चलाया गया है, इसकी अवधि क्या है, कब से कब तक चलेगा। भाई 100 दिवसीय अभियान है, पता होना चाहिए ना, करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि एक अभियान चलाया गया है, वह कब से कब तक का है। तो भाई इसका उद्देश्य है कि शेयर धारकों को सशक्त करना, उनको जागरूक करना। ठीक है, ये इस उद्देश्य के साथ इस अभियान को चलाया जा रहा है, राइट। और इसका मैं अगर बात करूं, अवधि की हम बात करें तो अवधि 28 जुलाई से 6 नवंबर तक की है। क्या है, 28 जुलाई से 6 नवंबर 2025 तक इसे चलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे 100 डेज हैं, जहां पर क्या हो रहा है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके दावे या फिर केवाईसी की सुविधा की बात करें हम, दोनों के लिए एक अभियान चलाया गया है किसी द्वारा, IEPFA के द्वारा। ठीक है, क्लियर पॉइंट। मैंने बताया कि कौन से 100 दिन को काउंट किया जा रहा है, 28 जुलाई से लेकर 6 नवंबर 2025 तक के 100 डेज को यहाँ पे काउंट किया जाएगा। ठीक है, क्लियर पॉइंट। चलो, है तो क्लियर है। एक लास्ट पॉइंट सिंपल समझ लो कि इसे क्यों लाया जा रहा है, क्योंकि इसमें शेयर धारकों को क्या करेंगे, केवाईसी अपडेट होगा शेयर धारकों का, उनका जो नाम संबंधित डिटेल है, नामांकन का जो विवरण है, जो डिटेल्स हैं, ठीक है, क्लियर। या फिर हम बात करें जो प्रॉफिट है उसको दोबारा प्राप्त करने के लिए जो गाइडेंस है उसको ये प्रदान करेगा। ठीक है, तो केवाईसी से संबंधित और लाभांश से संबंधित जो गाइडेंस है उसको ये प्रोवाइड कराएगा। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है। तो बहुत ही माइनर और छोटी सी वे में मैंने आपको इसी बता दिया, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है कि ट्रंप ने आयात पर, भारत से आयात पर 25% टैरिफ लगाया है, साथ ही जुर्माना भी लगाएंगे। ठीक है, अभी पेनल्टी की बात चल रही है, लेकिन अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया, मतलब बताया नहीं किया है कि कितनी पेनल्टी यहाँ पे लगेगी। तो अभी यूएसए ने क्या किया है कि यूएसए
ने 1 अगस्त 2025 को भारत से होने वाले निर्यात पर 25% टैरिफ और साथ के साथ पेनल्टी लगाने की घोषणा की है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। तो ऐसा नहीं है भारत के अकेले के साथ है, बहुत सारे देशों पर इन्होंने टैरिफ लगाए हैं। ठीक है, जिन्होंने ऐसा, और दूसरा पॉइंट समझिए कि ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहले नहीं लगाए, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो अप्रैल 2025 में देखो लिख देता हूं, अप्रैल 2025 में भी इन्होंने टैरिफ लगाए थे, और वो थे 26%। ठीक है, बाद में इसको हटा लिया गया था। क्लियर पॉइंट। दोबारा सुन लीजिए, न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है कि अमेरिका ने भारत से होने वाले आयात पर, आयात समझते हैं कि किसी दूसरे देश के द्वारा हमारे देश में कोई सामान लाया गया तो हम बोलेंगे उसको आयात, राइट। अगर हम अपना सामान किसी दूसरे देश में बेचते हैं तो उसे बोलेंगे निर्यात। यानी कि हमारे लिए तो वो निर्यात हो गया, लेकिन जिस देश को हम बेच रहे हैं उस देश के लिए वह आयात हो गया। ठीक है, तो आयात पर 25% लगा, यानी कि अगर आपको अब अमेरिका में सामान बेचना है तो आपको एडिशनल अब जो टैरिफ लगेगा वो 25% लगेगा। यानी कि अगर कोई वस्तु का बिल है 100 रुपये तो वह अमेरिका में 125 रुपये की आपको मिलेगी। ठीक है साहब, यहाँ तक क्लियर है। मैंने आपको बता दिया, ऐसा नहीं है कि पहली बार लगाया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत पर लगा है। तो बहुत सारे देशों पे अभी 1 अगस्त से अप्लाई हो गया और बहुत सारे देशों पे लगाया गया है। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल्स भी दूंगा किन किन देशों में भारत से ज़्यादा लगाया गया है, भारत से कम लगाया है, हम सब डिटेल में देखने वाले हैं। सो नो नीड टू वरी, जस्ट फोकस ऑन बी अटेंटिव इन द क्लास, सो डोंट बी वरी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहली बार भारत पर लगाया है। भारत में अप्रैल 2025 में भी उन्होंने 26% क्या लगाया था, टैरिफ लगाया था, रेसिप्रोकल टैरिफ। रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होते हैं कि जितना आप टैरिफ लगाएंगे उतना ही टैरिफ हम लगाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन कौन से कारक हैं, मतलब जिम्मेदार फैक्टर क्या क्या है। तो मौजूदा कारक, टैरिफ लगाने के कारक, मौजूद कारक। ठीक है, हम कोई न्यूज़ फैक्ट्री नहीं है जो हॉट केस न्यूज़ चलाएंगे और आपको बहुत ही चीज़ें सुना देंगे कि ब्रेकिंग न्यूज़, आज की ताज़ा खबर। ऐसा नहीं है, हमारे पास क्या है, हम स्टूडेंट हैं और हमारे पास रिलेटिव और डाटा के आधार पर हम बात करते हैं। ऐसा नहीं कि हवा में कुछ भी बोलते रहे और टीआरपी ले लो या फिर व्यूज़ ले लो और पैसे कमा लो। वी आर द स्टूडेंट, हमें डाटा के साथ और कॉन्टेक्स्ट के साथ काम करना है। अच्छा बुरा क्या है वो अलग बात है, लेकिन हमें काम करना है डाटा के साथ। ठीक है, फैक्ट के साथ। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा फर्स्ट फैक्टर, व्यापार घाटा। व्यापार घाटा अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से व्यापार घाटा नहीं है। तो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से ये व्यापार सरप्लस है, अमेरिका के लिए व्यापार घाटा है। ठीक है, व्यापार घाटा क्या होता है कि जब हम किसी देश को निर्यात हम किसी देश को कम कर रहे हैं और वहाँ से आयात हम ज़्यादा करते हैं तो कहेंगे कि हमारा बिजनेस उस देश के साथ व्यापार घाटे में है। यानी कि अमेरिका और भारत के एग्जाम्पल ग्रुप में आप समझिए कि भारत अमेरिका से कम चीज़ें आयात करता है, तुलनात्मक रूप से कंपेरेटिवली भारत निर्यात ज़्यादा करता है। ठीक है, तो इसीलिए एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है व्यापार घाटा। व्यापार घाटा जो कि कितना है, 2024 में यह 45.7 बिलियन डॉलर का था। ठीक है, 45.7 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा था भारत और अमेरिका के बीच। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जा रहा है जो लगातार ग्रो कर रहा है। ठीक है, 2023 में आते तो 2023 का 5.4% कम कर लीजिए, 5.4% से ग्रोथ हुआ है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। अगर और हम किसी की और हम कोई एग्जांपल समझें कि किस वजह से यह हमें टैरिफ लदे हुए, हमारे ऊपर टैरिफ लगे हैं, क्या क्या रीजंस और हैं, तो एक है हमारा, एक इम्पोर्टेंट है जो गैर मौद्रिक व्यापार है। गैर मौद्रिक व्यापार, गैर मौद्रिक व्यापार, यहाँ पे बात हो रही है कि जो कृषि सब्सिडी है, ठीक है, या फिर खाद्य सुरक्षा से संबंधित जो नियम है, चाहे हम बात करें सैनिटरी फंड, चाहे हम बात करें सैनिटरी एंड हम बात करें फाइटो सैनिटरी नियम, ठीक है, उनके आधार पर क्या माना जा रहा है, उनके आधार पर ये कहते हैं कि अमेरिका को निर्यात करने में दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। दोबारा सुन लीजिए कि भारत की जो कृषि सब्सिडी है, जो खाद्य सुरक्षा से संबंधित प्रोग्राम्स हैं, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी के कारण अमेरिका को भारत में निर्यात करने में, ठीक है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब मेरे को ये बताइए कि मैंने एक वर्ड बोला, एक थोड़ा टेक्निकल वर्ड बोला, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी नियम, यह क्या होते हैं? तो यह विश्व व्यापार संगठन WTO के सदस्य देशों द्वारा लागू किया जाने वाला एक क्या है, उपाय है, जहां पर वो मानव
पशु और पौधों के स्वास्थ्य रक्षा के लिए बनाए गए नियम हैं। इससे क्या होता है, यह नियम क्या करते हैं, यह नियम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले खाद्य पदार्थ या पशुधन हो गया या फिर पौधों के स्वास्थ्य से संबंधित जोखिमों को कम करने के लिए इन नियमों को बनाया गया था। ठीक है, जिन नियमों के आधार पर अमेरिका कह रहा है कि एसपीएस के जो नियम है उनकी वजह से क्या हो रहा है, अमेरिका भारत में निर्यात नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, उन्होंने क्या कर दिया, अब भारत पर टैरिफ लगा दिया है। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है। आप हमें निर्यात नहीं करने देंगे तो आप हमको क्या करेंगे, आप पर टैरिफ लगाएंगे, आप भी हमारे यहाँ पर निर्यात नहीं कर पाएंगे। ठीक है साहब, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है, भारत एक ग्रुप का पार्ट है, भारत का ब्रिक्स का पार्ट होना, ब्रिक्स का हिस्सा होना, ये कैसे काम कर रहा है, इसका क्या रिलेशन है। तो जब हम बात करते हैं ब्रिक्स की, तो अमेरिका ब्रिक्स को एंटी डॉलर ग्रुप के रूप में देखता है कि ये वो देश हैं जो डॉलर को मुख्य करेंसी के रूप में या फिर वर्ल्ड करेंसी के रूप में नहीं देखना चाहते हैं, या फिर अपनी एक ग्रुप करेंसी डेवलप करना चाहते हैं, या फिर अपना एक एंटी अमेरिकन सिस्टम क्या करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं। इस थॉट के साथ अमेरिका क्या करता है, ब्रिक्स को एक एंटी डॉलर ग्रुप के रूप में देखता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि भारत की ब्रिक्स में सदस्यता होने से क्यों अमेरिका भारत पर एक टैरिफ लाद रहा है, या फिर क्यों यह रीज़न है कि आज भारत पर 25% का जो टैरिफ है वह लगाया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है भारत और रूस के साथ संबंध। तो भारत और रूस के संबंध को लेकर भी एक पॉइंट माना जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं, भारत तथा रूस के संबंध। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं छोटा कारण है, ये सबसे बड़ा कारण मेरे को लग रहा है। ठीक है, तो भारत अमेरिका व्यापार पहले से ही करता आ रहा है, बट अनेक चेतावनियों के बाद भी, अनेक इतना प्रेशर करने के बाद भी भारत ने रसिया के साथ व्यापार करना बंद नहीं किया। ठीक है, बट 25% बैरल लग गया। तो लेकिन कुछ कंपनी, आज न्यू इन्फॉर्मेशन है कि 4 कंपनी ने भारत ने रूस से जो कच्चा तेल मंगाते उसको रोक दिया है। ठीक है, हालांकि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, चाहे हम नियारा की बात करें, चाहे हम बात करें रिलायंस की, तो वह अभी मंगा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब यूएसए ने क्या किया है, बैन कर दिए कुछ कंपनियां। ठीक है, कि उनसे मंगाया हुआ तेल हम नहीं लेंगे, और दूसरा, अगर वह तेल रशिया से आता है तो हम आपका तेल खरीदेंगे ही नहीं। पूरी तरीके से आपको आइसोलेट करने का प्लान के साथ वो है। ठीक है, अब हम आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है भारत और रूस के संबंध। तो आप सभी को पता है कि अमेरिका ने भारत द्वारा रूस से रक्षा और ऊर्जा आयात करने के कारण भारत पर हमेशा से जुर्माना लगाने की बात की है। यानी कि भारत जो एनर्जी के लिए, चाहे डिफेंस के लिए, डिफेंस को जो आयात करते हैं रशिया से, अमेरिका हमेशा से ही कहता है कि हम आप पर सैंक्शन लगा देंगे। कॉमकासा हो गया, काटसा हो गया, ठीक, काटसा बेसिकली काटसा है, बट पिछली बार नहीं लगाया था, हमने S-400 लिया था, बट अभी समझ लीजिए कि एक तरह से टैरिफ वही काम कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर। तो आपको पता है, अभी एक रिसेंट न्यूज़ थी कि अमेरिका के एक सीनेट ने कहा था कि अगर भारत रशिया के साथ व्यापार करता रहेगा तो हम भारत पर 500% टैरिफ लगाने का प्रावधान कर देंगे। ठीक है, वह बिल पास भी हो गया, जिसके कारण अमेरिका के राष्ट्रपति और एलन मस्क के बीच कुछ घमासान भी हुआ था, है ना। घमासान ने ट्वीट खेले थे आपस में, खेले थे नहीं खेले थे ट्वीट, याद था आपको। ठीक, तो उसी बिल को, जिसे बोला रशियन सैंक्शन एक्ट 2025 में 500% लगाने का प्रावधान किया गया था, जो रूस से तेल खरीदेंगे। ठीक है, तो अमेरिका समय समय पर ये कहता रहा है कि हम आप पर सैंक्शन लगा देंगे। ठीक है, इसके कारण रूस के साथ संबंध होने के कारण, राइट। तो यह भी एक रीज़न हो सकता है टैरिफ लगाने के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं, प्रभाव क्या रहेंगे बेटा, उसको देखेंगे। प्रभाव को लेकर अब थोड़ा जिक्र करेंगे, प्रभाव को लेकर प्रभाव क्या पड़ेंगे इसके, ये हम जानेंगे नेक्स्ट पॉइंट के साथ। तो हम पहले बात करेंगे जो समझौता है, द्विपक्षीय व्यापार समझौता, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। अमेरिका इस टैरिफ का उपयोग भारत पर जो अंतरिम व्यापार समझौते पर वार्ता होनी है, जो चल रहा है अभी कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेंगे, वो चल रहा है। ठीक है, उसको लेकर क्या कर सकता, प्रेशर डाल सकता है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। डील तो करेंगे वो, बट क्योंकि दोनों देशों क्या है, दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $500 बिलियन से अधिक करने का एक लक्ष्य रखा है।
ठीक है, जो 2024 में 131.8 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सब पहला फर्स्ट पॉइंट क्या है कि द्विपक्षीय व्यापार समझौता वो प्रभावित होगा। द्विपक्षीय व्यापार समझौता, मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से जो अभी बीटीए होने वाला है भारत अमेरिका के बीच, उसको यह किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है। दूसरा पॉइंट देखिए, प्रतिस्पर्धा में नुकसान। ठीक है, प्रतिस्पर्धा में नुकसान ये कैसे प्रभावित करेगा, ये देखते जरा। ये कैसे प्रभावित करेगा इसे देखेंगे हम। तो फर्स्ट हमारा है प्रतिस्पर्धा में नुकसान। प्रतिस्पर्धा किनसे, वह देश जो मैन्युफैक्चर के रूप में भारत के विकल्प के रूप में अपने आप को शो करते हैं और उन पर टैरिफ कम रहेगा, तो सिंपल सी बात है वह कहीं ना कहीं एक एडवांटेज लेंगे इस कंपटीशन में। ठीक है, तो ऐसे कौन से देश हैं जो भारत के विकल्प के रूप में खुद को मैन्युफैक्चर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं और उन पर टैरिफ भी कम लगाए गए। तो अगर मैं बात करूं वियतनाम, तो वियतनाम पर 20% टैरिफ लगाया गया है, वहीं इंडोनेशिया पर 19% टैरिफ लगाया गया है, जो कहीं ना कहीं इन दोनों देशों को इस कंपटीशन, इस प्रतिस्पर्धा में आगे की कतार में खड़ा करती है। ठीक है, यह प्रभाव होगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, निर्यात पर प्रभाव होगा ही होगा, सिंपल सी बात है, निर्यात पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा, इसे तो कोई बचा ही नहीं सकता। मतलब पॉइंट के रूप में तो हम कर लेंगे, क्योंकि हमारे जो विदेश मंत्रालय है वहाँ से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर बयान है कि हम अपने देश के इंटरेस्ट को पहले देखेंगे, बाकी हम बात। सिंपल सी बात है ना कि आप टैरिफ 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 चिल्ला रहे हैं और उस टैरिफ के अंदर ऐसा थोड़ी हम अपने देश की नीति बदल लेंगे या फिर अपने देश के जो इंटरेस्ट है उनको कमज़ोर कर देंगे। ठीक है, देश होगा तभी तो व्यापार करेंगे, लोग होंगे तभी तो व्यापार करेंगे, अगर लोग ही नहीं रहेंगे तो व्यापार किससे करेंगे। मतलब मैं कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ, जब इंटरेस्ट ही नहीं है, कठपुतली बन जाओगे तो फिर व्यापार क्या ही व्यापार करोगे, फिर तो मतलब कठपुतली बन गए पाकिस्तान की तरह, है ना। मतलब मैं ऑफिशियल नहीं बोल रहा हूँ बट मजाक के रूप में। ठीक, तो निर्यात के रूप में अगर हम बात करें तो भारत जब निर्यात करता है तो सबसे बड़ा पार्ट होता है निर्यात में, उसमें होता है गैर पेटेंटेड दवाई, जिनका भारत निर्यात करता है। अब क्या होगा, 25% टैरिफ लगेगा, इससे वो जो चीज़ें सस्ती उपस्थित या अवेलेबल हो रही थी मार्केट में, अब वो डेफिनेटली क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी, जिससे कहीं ना कहीं भारत से होने वाला निर्यात इफेक्ट करेगा या फिर इम्पैक्ट होगा उस पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे हम, आपूर्ति श्रृंखला में बाधा। आपूर्ति श्रृंखला में बाधा, इसे पॉइंट समझेंगे। ये क्या है आपूर्ति श्रृंखला बाधा, ये कौन सा पॉइंट है भाई। आपूर्ति श्रृंखला में बाधा। ठीक है, अब कैसे होगा आपूर्ति श्रृंखला में, जैसे कि टैरिफ से लागत बढ़ेगी। ठीक है, लागत बढ़ेगी, शिपमेंट में देरी भी हो सकती है, इससे क्या होगा, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला है, जो फूड चेन है, वह भी प्रभावित होगी। ठीक है, क्लियर पॉइंट। तो हमने देखा कि जो टैरिफ लगाए गए हैं उनका इंपॉर्टेंट जो कारक थे वो कौन से कारक थे, और फिर उन कारकों के दौरान क्या क्या प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेंगे। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि क्या सही राह हो सकती है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या भारत को क्या करना चाहिए, क्या सही राह हो सकती है एज ए ह्यूमन, एज ए सोसाइटी का पार्ट, एज ए इंडियन, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। व्हाट यू थिंक अबाउट दिस टॉपिक, व्हाट शुड हैव टू डू टू बी डन बाय द इंडियन गवर्नमेंट। सो ठीक है, आई विल बी वेट फॉर अ कमेंट, सो डू कमेंट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस टॉपिक। ठीक है, थोड़ा सा मैं बताता हूँ मुझे क्या लगता है कि भारत, जो भारत का ऑफिशियल स्टैंड है वो क्या है कि निष्पक्ष और संतुलित। अगर ऐसा बीटीए के लिए भारत प्रतिबद्ध है कि निष्पक्ष होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, ऐसा बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होना चाहिए, और भारत कभी भी अपने किसान, अपने उद्यमी, सूक्ष्म एमएसएमई, ठीक है, और इन जो राष्ट्रहित हैं उनको हमेशा प्राथमिकता देगा। ऐसा नहीं है कि भारत अपने इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, ये भारत का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट। चलो अब बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है कि संयुक्त राष्ट्र उप महासचिव ने वैश्विक खाद्य प्रणालियों में सुधार के लिए तुरंत कार्रवाई की मांग की है। जो संयुक्त राष्ट्र के उप सचिव हैं उन्होंने वैश्विक खाद्य प्रणाली में सुधार, जो वर्ल्ड स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर क्या है खाद्य प्रणाली है, उसमें सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र के उप सचिव ने मांग की है। ठीक है, तो यह जो मांग है वह कब उठी है, तो इथोपिया के जो अदिस अबाबा में एक इवेंट हो रहा है। क्या हो रहा है,
खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन हो रहा है। इधर लिखता हूं पहले, खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन हो रहा है। कहाँ हो रहा है बेटा? ये हो रहा है इथोपिया में। ठीक है साहब, कहाँ हो रहा है? इथोपिया में हो रहा है। इथोपिया में इस सम्मेलन के दौरान ही ये बात उठी है। ठीक है, इथोपिया में अदीस अबाबा में हुआ है, आप लिख सकते हैं इतना डिटेल चाहे तो यह सम्मेलन हुआ है जहां पर इस चीज़ की डिमांड की गई है। ठीक है, साथ ही साथ इस सम्मेलन के दौरान एक रिपोर्ट जारी की गई जिसे बोलते हैं UNFSS+4 रिपोर्ट जारी की गई थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि इस सम्मेलन की शुरुआत कब से हुई है? इस सम्मेलन की शुरुआत कब से हुई है? इस सम्मेलन की शुरुआत हुई है 2021 से बेटा। ठीक है, डेट आप याद रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि करंट में है तो स्टैटिक पार्ट आपको याद रखना है। ठीक, दूसरा पॉइंट बताइए इसका उद्देश्य क्या था, क्यों इसे लाया गया था? अब मैं बात कर रहा हूँ पहले राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमने बात की इथोपिया में इवेंट हो रहा है जिस दौरान यह डिमांड की गई है कि जो खाद्य प्रणाली सिस्टम है उसमें सुधार किए जाए। सम्मेलन हो रहा था। यह सम्मेलन कब से प्रारंभ हुआ है? यह सम्मेलन 2021 से प्रारंभ हुआ है होना। दूसरा, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि लचीली, समावेशी और जो सस्टेनेबल है उस सस्टेनेबल खाद्य सिस्टम बनाना है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? लचीली, समावेशी एवं संधारणीय सस्टेनेबल खाद्य सिस्टम डेवलप करना है। इस चीज के लिए क्या बनाया गया है? यह सम्मेलन प्रारंभ किया गया था 2021 से। ठीक है, अब हम बात करते हैं खाद्य प्रणाली क्या है जिसकी हम बात कर रहे हैं। खाद्य प्रणाली होती क्या है? एक वर्ड आया खाद्य प्रणाली। तो खाद्य सिस्टम क्या होता है? खाद्य प्रणाली में तो वे सभी लोग बेसिकली शामिल होते हैं जो आपस में कृषि, वानिकी या फिशरीज से उत्पन्न होने वाले खाद्य पदार्थों के उत्पादन, प्रसंस्करण, ठीक है, या फिर वितरण हो या फिर उपभोग भी हो, ठीक है, निपटान तक या डिस्पोज करने तक जुड़ी सारी गतिविधियां किसमें आती हैं? खाद्य प्रणाली में आती हैं। दोबारा सुन लीजिए, खाद्य प्रणाली क्या है? इसमें वे सभी लोग आते हैं जो आपस में जुड़ी हुई मूल्य वस्तुओं के गतिविधियों में शामिल होते हैं। कौन सी गतिविधि? चाहे वो कृषि से जुड़ी हुई गतिविधि हो, चाहे वो वनों से जुड़ी गतिविधि हो, चाहे फिशरी से संबंधित हो, चाहे वह खाद्य पदार्थ के उत्पादन से संबंधित हो या फिर उसके प्रोसेसिंग से लेकर संबंधित हो, उसे भी सब कुछ शामिल करता है। ठीक है, इसी में बात होती है डिस्ट्रीब्यूशन की, वितरण की बात होती है, कंज्यूमर की बात होती है, कंज्यूमिंग, ठीक है, डिस्पोज की भी बात होती है। इन सब कैटेगरियों में नाम लिए, इन सभी कैटेगरियों को क्या बोला जाता है? इन्हें सभी को शामिल किया जाता है खाद्य प्रणाली में, फूड सिस्टम में इन सबको लागू किया जाता है, माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमें बात करें महत्व, क्या महत्व है इसका? क्या महत्व है इसका? अगर मैं महत्व की बात करूं, महत्व के रूप में हम समझें तो वैश्विक खाद्य प्रणालियों में 11.6 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है, वह सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय लागत के रूप में इसमें निहित है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। अगर मैं बात करूं सामाजिक को लेकर कि सामाजिक व्यवस्था किस तरीके से है, तो आप समझिए एक चीज कि दुनिया में आज भी 783 मिलियन लोग भूखमरी से पीड़ित हैं। ठीक है, तो 783 मिलियन लोग भूखमरी से पीड़ित हैं। ये बहुत ही एक बड़ा नंबर है जो हमें हताश करने वाला है। ठीक है, इस तरह से हम आर्थिक व्यवस्था के रूप में समझे तो यह कृषि परिवारों को क्या करती है? रोजगार प्रदान करती है। ठीक है, पर्यावरण के रूप में समझिए, पर्यावरण में कुल मिलाकर जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदार क्या है? जो वैश्विक उत्सर्जन में 30% से अधिक हिस्सेदारी इसकी है। ठीक है, जैव विविधता को नुकसान करने में 80% योगदान है इनका। ठीक, अगर हम बात करें जो खाद्य प्रणाली है वर्तमान में वह विफल क्यों है? क्यों है, क्या समस्या है कि वो विफल हो गई? अगर हम इस चीज़ को समझें थोड़ा सा तो आप समझिए जलवायु परिवर्तन एक बहुत ही गंभीर समस्या है। ठीक है, जिसे कुछ देश अब ये बोलेंगे ये कोई समस्या होती नहीं, बट ट्रस्ट में ये बहुत ही गंभीर समस्या है। जो आइलैंड कंट्रीज हैं बहुत सारे तो डूबने की कगार पर हैं। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन से क्या होता है कि बार बार जब जलवायु परिवर्तन होगा तो बार बार क्या होगा? जो एक्सट्रीम इवेंट होते हैं, हम बात करें बाढ़ की, हम बात करें एक्सट्रीम वर्षा की, हम बात करें सूखा की, ठीक है, तो इनसे क्या होता है? जो फसलें होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, कहीं पर बारिश बहुत ज़्यादा हो गई तो फसल वैसे मर जाएगी, कहीं बारिश ही नहीं हुई तो वैसे मर जाएगी।
ठीक है। तो इससे क्या है कि जो फसल है वो नष्ट होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। जब फसलें नष्ट हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं वो क्या है, खाद्य प्रणाली को प्रभावित करेंगी ही करेंगी, राइट। अगर मैं बात करूँ दूसरा पॉइंट में समझे कि ऋण ऋण एक बड़ी समस्या है अल्प विकसित देशों में। हम एक दिन डिस्कस भी किया था रिपोर्ट को लेकर, ठीक है, जहाँ हमने बात की थी कि अभी अभी और ऋण, ये ऋण जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो अल्प विकसित देशों में जो ऋण का बोझ है वह, अगर मैं बात करूँ 2010 में लगभग 3.1% था, जो आज की डेट में अगर मैं डाटा की बात करूँ तो 2001 में 2010 में 2010 में लिखता हूँ 2010 में 3.1% था। वहीं अगर ये 2023 में कितना हो गया है, 2023 में कितना हो गया, करो 12% हो गया है, ठीक है। तो इतना डाटा ये बढ़ गया है। तो हमको अटेम्प्ट लेना है और हमें क्या करना है, बहुत केयरफुल रहना है, ठीक है। क्लियर पॉइंट, राइट। इसी तरीके से हम समझ सकते हैं कमजोर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे समझ सकते हैं। क्लियर पॉइंट है, यहाँ तक क्लियर है, राइट। तो एक चीज़ और समझ लीजिए थोड़ा सा, और लास्ट थोड़ा सा समझ लीजिए बस, कि जो खाद्य प्रणाली है, फूड सिस्टम है, उससे संबंधित कोई और भी भारत सरकार द्वारा या वर्ल्ड लेवल पे कुछ हुआ है तो बेटा आप याद रखेंगे इस संबंध में, सबसे पहले आप याद रखेंगे कोप 15 और 16। क्या याद रखेंगे, आप याद रखेंगे कॉप 15 और 16। फिर आप याद रखेंगे नेक्स्ट कॉप, कौन सी कॉप याद रखेंगे, 28, ठीक है। आप याद रखेंगे कॉप 28, ठीक है। ये तीन चीज़ें हैं जो आप याद रखेंगे, कॉप 15, 16, कॉप 28। जो कॉप 28 है ये यूएई में हुआ था। इसके तहत क्या हुआ था कि जो देश हैं लगभग 160 देशों ने की सरकारों ने खाद्य प्रणाली को अपनी राष्ट्रीय जलवायु रणनीति से जोड़ने की सहमति दिखाई थी। यानी कि जो उनकी जो उनके राष्ट्र की जलवायु से संबंधित रणनीति होगी उसी के साथ इसको क्या किया जाएगा, अटैच किया जाएगा, उसी के साथ इसको देखा जाएगा। यानी कि अलग से खाद्य प्रणाली को नहीं समझा जाएगा, बल्कि खाद्य प्रणाली को जलवायु के साथ ही, जलवायु जो तापन है, हम जो हम रोड मैप बनाएंगे अपने देश में उसको अटैच करके ही हम साथ करके देखेंगे, मिलाकर ही देखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करें कॉप 15 और 16 की, तो कॉप 15 16 में क्या हुआ था, इसमें खाद्य प्रणाली में सुधार के लिए कुछ लक्ष्य रखे गए थे, ठीक है। जिसमें इसके अंतर्गत ही क्या होता, एक कार्य योजना बनाने की बात की थी और वित्तीय सहायता की बात की गई थी, ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है। तो ये वो चीज़ें थी जिसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, खाद्य प्रणाली के संबंधित हमने पहल की थी उसको ठीक करने के लिए, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा और समझें और डिटेल में आए तो और हम क्या कर सकते हैं, G7 देशों द्वारा अपुलिया खाद्य प्रणाली शुरू की गई, वहीं G20 के द्वारा भुखमरी और निर्धनता के लिए वैश्विक गठबंधन की बात की थी, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या है, ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है, क्लियर है, क्लियर पॉइंट। चलो अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है कि जिम्बाब्वे में आयोजित रामसर कॉप 15 के दौरान आर्द्र भूमियों के विवेकपूर्ण उपयोग पर भारत का संकल्प अपनाया गया है, ठीक है। तो अभी कॉप 15 के दौरान आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए भारत द्वारा संकल्प को अपनाया गया, जो संकल्प भारत ने किया था, ठीक है। तो आर्द्र भूमियों के लिए